Hello students. Next topic is false baseline, पेज नंबर 7.23. false baseline मतलब क्या? वैसे ही जो हम false line बनाते थे, false line मतलब क्या बनाते थे? फॉर एग्जाम्पल हमने बताया था कि ओरिजिन से अगर हमको स्टार्ट करना है और पहली वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा पहली वैल्यू में डिफरेंस है और बाकी की सारी वैल्यूज़ में कम कम डिफरेंस है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, बीच में एक फॉल्स लाइन बना देते हैं और फिर पहली वाली वैल्यू को हम बड़ी ले लेते हैं, तो वही होता है फॉल्स बेस लाइन. If the variable, for example, देखो, if the variable starts from 2000 and there are many small fluctuation in the remaining values of the variable, then a lot of space would be required to show the variable. For example, variable जो है वो 2000 से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद के जो वेरिएबल्स हैं वो बहुत पास पास के वेरिएबल है, तो उस केस में हमको बहुत स्पेस चाहिएगी उन वेरिएबल को शो करने के लिए. तो इस डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए हम फॉल्स बेस लाइन यूज़ करते हैं. When the false base is used, space between 0 and the smallest value of the variable is omitted. false baseline जब यूज़ की जाती है तब 0 और जो smallest value है वेरिएबल की उसका जो भी डिस्टेंस है उसको ओमिट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है. और जब भी फॉल्स लाइन बनाई जाए इट शुड बी क्लियरली विजिबल इन द ग्राफ. सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि जब भी फॉल्स लाइन बनाया जाए इट शुड बी क्लियरली विजिबल इन द ग्राफ. नॉर्मली इन सच केस वर्टिकल लाइन इज ब्रोकन इन टू पार्ट्स, या तो वर्टिकल लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, या सम ब्लैंक स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन दैम, या कुछ ब्लैंक स्पेस लेफ्ट कर देते हैं बीच में, या ब्लैंक स्पेस जो है वो जिगजैग लाइन से उसको शो कर देते हैं, राइट. अब वाई डू वी यूज़ फॉल्स बेस लाइन? तो जब डाटा में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है उसको क्लियरली शो करने के लिए, ठीक है, ताकि अ लार्ज पार्ट ऑफ ग्राफ इज़ नॉट वेस्टेड और स्पेस इज सेव्ड बाय यूजिंग फॉल्स बेस लाइन. फॉल्स बेस लाइन से हम क्या करते हैं, स्पेस को सेव कर लेते हैं और ग्राफ का बेटर विजुअल कम्युनिकेशन, मतलब एक अच्छा ग्राफ दिखने के लिए भी हम ये फॉल्स बेस लाइन यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज उसको यूज़ नहीं किया तो ग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा. इवन वी विल नॉट बी मेक ऑन अ सिंगल पेपर, ठीक है, तो उसको लुक वाइज भी वो अच्छा नहीं लगेगा. दैट्स वाई बेटर विजुअल प्रेजेंटेशन के लिए भी हम क्या करते हैं, फॉल्स लाइन बना देते हैं. एग्जाम्पल 20 देखते हैं, तुम्हें इजीली समझ में आएगा. फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रहे हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है सेंट्रल स्कूल में. ईयर दे रखा है 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो नो प्रॉब्लम, ईयर तो हमारे एक्स एक्सिस पे आ जाएगा. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो 110, 115, 122, 126, 140. देखो जैसे वैल्यू में क्या दिया है, 110, 115, 122, 126, 140, 120 और 130. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, देखो बाद की जो वैल्यूज़ हैं वो तो बहुत छोटी छोटी, पर 0 और 110 की डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में हम क्या बना देंगे, फॉल्स बेस लाइन बना देंगे. देखो या तो ऐसे जो हमने पहले बात की थी कि थोड़ा सा ऊपर कर दिया, उसको वैसे भी बना सकते हैं, या फिर देखो इस तरीके से इसने जिगजैग लाइन से भी शो किया है, तो इस तरीके से भी बना सकते हैं. तो ये बनाकर क्यों बनाया है, क्योंकि 0 और 110 के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. 5 का डिफरेंस लेने गए तो कितना बड़ा ग्राफ बन जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25, 110 तक तो पहले यूँ ही लेना जिसकी कोई वैल्यू नहीं, और उसके बाद से ग्राफ बनेगा, तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, ठीक है. तो उसको बेटर विजुअल प्रेजेंटेशन के लिए हम वहाँ पर क्या कर देंगे, फॉल्स बेस लाइन बना देंगे, राइट. तो वैसे ही ग्राफ सेम वैसा का वैसा बन जाएगा, बस फॉल्स बेस लाइन बना देना, ठीक है. नाउ 2 और मोर, अब ज़रूरी नहीं है वो क्वेश्चन में वो कभी भी नहीं बोलेगा कि तुम्हें फॉल्स बेस लाइन बनानी है, तुम खुद डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें फॉल्स बेस लाइन बनानी है. नाउ 2 और मोर वेरिएबल ग्राफ, ठीक है. whenever 2 or more values are shown on the same graph then it is preferred to use different types of lines. जब 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ हमको सेम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करनी है तो उस केस में हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन यूज़ करते हैं, जैसे डॉटेड लाइन, ब्रोकन लाइन या फिर थिक लाइन, राइट. अब हम करते हैं ग्राफ्स ऑफ 2 वेरिएबल्स मेजर्ड इन सेम यूनिट्स, जो कि सेम यूनिट्स में मेजर्ड हुए हैं, राइट. तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 से. ईयर दे रखा है 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16. तो ईयर्स जो है वो हम एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट कर देंगे. वाई एक्सिस पे आते हैं तो देखो अगर अपन देखेंगे तो 1200, 1800, तो हज़ार का डिफरेंस ले सकते हैं. तो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 तक का ले लिया, क्योंकि लास्ट 6800 है. दोनों को हमको एक्सप्रेस करना है, तो देखो एक को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर दो तो एक को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दो, बट क्लियरली बॉक्स में मेंशन कर दो कि इंपोर्ट को हमने किससे मेंशन किया है, स्ट्रेट लाइन से, और एक्सपोर्ट को हमने डैश वाली लाइन से रिप्रेजेंट किया है. डॉट्स लगा लो और उनको ज्वाइन कर दो, राइट.
वही डॉट्स ऐसे ही लगेंगे। 2010 हमने बिल्कुल यहाँ से जोड़ रखा है, इसलिए हमको वाई एक्सिस से ही करना है। 2010 को अगर दूर से लेते हैं तो फिर उस पॉइंट को दूर से लगाते हैं। तो इस तरीके से हमको करना है। टू वेरिएबल में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि दोनों को एक साथ ग्राफ में प्लॉट करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सेम टाइप की लाइन ना बनाकर दोनों को अलग अलग टाइप की लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाउ अगर दो वेरिएबल का ग्राफ हो पर डिफरेंट यूनिट्स हो, तो इफ टू वेरिएबल्स आर गिवन इन टू डिफरेंट यूनिट्स देन वी शुड हैव टू स्केल्स, दैट इज वन ऑफ द लेफ्ट हैंड एंड वन ऑन द राइट हैंड साइड। तो फिर हमको क्या देनी पड़ेगी, टू स्केल्स देनी पड़ेगी, ठीक है, एक लेफ्ट हैंड साइड पे और एक राइट हैंड साइड पे। देखते हैं, देखो ग्राफ में कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो ये मैं बता ज़रूर रही हूँ तुम्हें कैसे करना है, पर जनरली ये तुम्हारे एग्जाम्स में नहीं आता, तो नो नीड ऑफ डूइंग दिस, ठीक है। जस्ट एक बार देख लो, समझ लो, बाकी ये तुम्हारे एग्जाम पर्पस के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 22 डायरेक्ट देख लेते हैं। देखो दे रखा है ना, एक्सपोर्ट अलग मिलियन टन्स में है और एक और एक्सपोर्ट जो है वो करोड़ में। ईयर दे रखा है 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, 15, 27, 35, 30, 45, 52। इधर एक्सपोर्ट दे रखा है 120, 210, 325, 280, 440, 550। सबसे पहले हम क्या निकाल देंगे, एवरेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स। कैसे, 15 + 27 + 35 + 30 + 45 + 52/6, तो 204/6 इज इक्वल्स टू 34 आ गया। फिर 120 + 210 + 325 + 280 + 440 + 550/6, तो 1925/6, तो 320.83 लिया है, राइट। अब क्या करेंगे हम, देखो गिवन एग्जाम्पल में बोथ वेरिएबल्स जो हैं वो डिफरेंट यूनिट से, तो हमें दो स्केल बनानी पड़ेगी। एक स्केल पे हम मिलियन टन्स एक्सप्रेस करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, करोड़ में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। और टाइम जो है वो एक्स एक्सिस में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो बेटर कंपैरिजन के लिए हम एक कॉमन एवरेज लाइन बनाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हमें एवरेज निकालना पड़ेगा, राइट। अब देखो वही ग्राफ पे प्लॉट कर दो। सबसे पहला क्या था, 15, पहले 15 को मार्क कर लिया, राइट, और कॉमन एक एवरेज लाइन बना ली, कहाँ पर, 320.83। यहाँ पर 34 पे बनाएंगे और यहाँ पर 320.83 पे बनाकर जो वैल्यूज़ है बस उसको डायरेक्टली पॉइंट लगाकर ग्राफ बना दो। क्या किया इसमें, पहले हमने एवरेज निकाल लिया, उस एवरेज पे लाइन बना दी, राइट। उस एवरेज पे दोनों का एवरेज निकाल कर सीधी लाइन बना दी, और उसके बाद जैसे हम पॉइंट लगाकर लाइन को ज्वाइन करते हैं उस तरीके से लाइन को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। नाउ लिमिटेशंस ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन, क्या लिमिटेशन है, तो एक तो लिमिटेड एप्लीकेशन है। दे आर इंटेंडेड मोस्टली टू एक्सप्लेन क्वांटिटेटिव फैक्ट्स टू द जनरल पब्लिक, ये जनरल पब्लिक के लिए यूज़ होता है। एक्सपर्ट्स के लिए ग्राफिक प्रेजेंटेशन इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता। क्यों नहीं वो ज़्यादा यूज़फुल होता है, वो इसलिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उससे नहीं मिल पाएगी। मिसयूज़ इज़ पॉसिबल, इसका मिसयूज़ जो है वो पॉसिबल है, ठीक है, मिसयूज़ हो सकता है इसका। क्यों, क्योंकि ज़रा सा भी अगर मेजरमेंट में गलती हो गई तो मिसलीडिंग रिजल्ट्स आ जाएंगे, गलत रिजल्ट्स आ जाएंगे। सब्जेक्टिव, ग्राफ्स आर सब्जेक्टिव इन नेचर, देयर इंटरप्रिटेशन वेराइज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ग्राफ जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है और उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो पर्सन से पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। हर पर्सन जो है अपने अपने अकॉर्डिंग उसको इंटरप्रेट करता है, हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट फाइंड आउट करता है। नाउ लैक ऑफ एक्यूरेसी, ग्राफ जो है वो उसमें एक्यूरेसी ऑफ डाटा पूरी तरीके से रिवील नहीं करता, वो सिर्फ क्या बताता है, डाटा के फ्लक्चुएशन बताता है हमको। हम उसको अगर एक्यूरेसी की बात करें तो पूरा एक्यूरेट रिजल्ट हमको उससे नहीं मिल पाता। वी कैन जस्ट नो द फ्लक्चुएशन ऑफ डाटा, एक्चुअल अमाउंट नहीं मिल पाता, वी कैन जस्ट नो द फ्लक्चुएशन। इन दिस मैनर हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब देख लो समरी पे आ जाओ, तो समरी पे देखो लाइन फ्रिक्वेंसी ग्राफ दिया है, हिस्टोग्राम दिया है, राइट, फिर इधर दिया है हिस्टोग्राम अनइक्वल क्लास इंटरवल में। तो ये जो समरी गिवन है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तुम इसको पढ़ लोगे तो ये ऑलमोस्ट तुम्हारा पूरा चैप्टर कवर कर लेगा। तो जस्ट रीड दिस समरी, ठीक है, इस समरी वाले जो क्वेश्चंस है ये कर लेना, तो तुम्हारे लिए और ज़्यादा वो ईजी हो जाएगा कि किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। उसमें जो एडजस्टमेंट्स करना है वो भी उसने पूरा, मतलब 4 पेज में उसने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। तो दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ, राइट। ये सारी जो समरी के जो बाद में जो समरी ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन है उसमें शॉर्ट में उसने सारे ग्राफ्स बता दिए हैं कि कौन कौन से ग्राफ्स होते हैं और किस किस तरीके से बनते हैं। सो जस्ट रीड इट वंस, इट विल हेल्प
हेल्प यू इन कंप्लीटिंग द होल चैप्टर एट अ टाइम। इसकी वजह से तुम क्या होगा, पूरा का पूरा चैप्टर एक साथ कंप्लीट कर पाओगे। इसके बाद अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स हैं, वही फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, हिस्टोग्राम ग्राफ, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ, तो ये सारे हम लोग कर चुके हैं। दैट्स वाई इसकी जो है सॉल्व PDF मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी, राइट। सॉल्व करे हुए क्वेश्चंस इसको मैं सॉल्व करके तुम्हें भेज दूंगी। दैट ऑल यू हैव टू डू इन योर फेयर कॉपी। ये अनसॉल्व क्वेश्चंस में से अगर कोई ग्राफ समझ में नहीं आता है तो यू कैन कॉल एंड यू कैन आस्क, ठीक है। इन दिस मैनर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर ग्राफिक प्रेजेंटेशन। अब बचा है सिर्फ बाई डायग्राम, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं पाई डायग्राम बताऊंगी। चलो ओके बाय।